पेरेंटिंग जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो ठीक है अपनी जगह, बट खाली पैसा, ये सोचें, पॉजिटिव सोचों से ही पेरेंटिंग नहीं पूरी होती। बच्चा कहता है मुझे संगीतकार बनना है, तो पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं भैया तू कला की दुनिया में मत जा, म्यूजिक की दुनिया में मत जा, कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इनमें से कोई विषय ले ले और इसमें आगे बढ़। अब जब आप ये कहोगे संगीत छोड़ दे और आप ये करो, तो वो बच्चा आपसे वाइल्ड होगा, आपकी बात नहीं मानेगा। और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो वो उसका वो कैरियर की चौपट हो जाएगा और संगीत की चौपट हो ही गया। बचपन से तो हम यही सीखते हैं कि बच्चा चलते हुए गिर गया तो रोने लगा, तो माँ दस को पुचकारती है, अरे इस टेबल की गिल्ली है, टिक रहना, टेबल को हप कर। कि बच्चे को चोट लगी तो बच्चा टेबल को मारेंगे, और यही होता है जमीन पे अगर बच्चा गिर गया तो जमीन को थपथपाएंगे, जो चप्पल से मारेंगे, बोलते हैं इसका कसूर है। अब बच्चा क्या सीखा, अब ये देखिए, बच्चा सीखा बदला लेने की बात। टीन एज पेरेंटिंग को सबसे कठिन माना गया है, ऐसा क्यों है? और ये पेरेंट जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सिर्फ बेसिक मुद्दा है कम्युनिकेशन क्या, उसे अगर आप दूर कर दें, बच्चे के साथ टॉकिंग टर्म्स पे आ जाए, उसके लेवल पे उतर आए, आप बच्चे की फीलिंग्स को समझना शुरू कर दें, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। हैप्पीनेस एक चॉइस है जी, और इसे डेली प्रैक्टिस किया जा सकता है। गुलाब का फूल है, उसके साथ कांटे लगे होते हैं, ये यही प्रतीक है कि हर खुशी का गम के साथ लिंक है, हर सुबह के साथ रात होती है, अच्छे के साथ बुरा होता है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। और आजकल बच्चे जो वायलेंट होते जा रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है। एक तो जैसे रील देखते हैं जी, फेसबुक पे आते हैं, ऐसे जो हमारा फोकस का टाइम है बहुत ही मिनिमम होता जा रहा है जी। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, उसे कोई टॉपिक नहीं आया तो वो उस टॉपिक को फोरगो करके आगे चल पड़ता है। तो सोशल स्किल को आप थोड़ा डिफाइन कीजिए, सरल शब्दों में बताइए। सोशल स्किल से जो आज की डेट में समझ में आता है वो ये आता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आपके सोशल मीडिया पे 5000 फ्रेंड हैं और अल्टीमेट जब परेशानी आएगी आपका एक भी नहीं साथ होगा। बिकम यूर बेटर वर्जन, इसमें आपने द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन परसेप्शन पे बहुत जोर दिया है। मीनिंग है कि आदमी का सोच किस टाइप की, इसमें 5 लेवल्स मैंने बताए। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस 21वीं सदी में पेरेंटिंग इतनी टफ और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है? क्या है असली सफलता? बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाना या उनको इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना? क्या हैप्पीनेस एक चॉइस है जिसे रोज प्रैक्टिस किया जा सकता है? दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में, जहां होती हैं बातें अनुभव, ज्ञान और पैशन की। आज का टॉपिक है पेरेंटिंग एंड सेल्फ ग्रोथ, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑथर और डिजिटल क्रिएटर श्री अनिल धवन जी। आइए इस पर चर्चा करते हैं अनिल धवन जी से। यह कन्वर्सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग और पावरफुल होने जा रही है। अनिल जी, स्वागत है आपका। आज आपसे पेरेंटिंग और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। ज़रूर। पहला क्वेश्चन है, आप कॉर्पोरेट जॉब से ऑथर बने, तो क्या कारण रहा कि आप ऑथर बने? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? जी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत में पब्लिक सेक्टर जॉब की कई साल, अच्छी सैलरी थी, रिस्पेक्ट भी थी, सब कुछ सही था। बट 9 to 5 की जॉब के बाद घर गृहस्थी की परेशानियों से जूझते हुए जीवन अच्छा चल रहा था, परंतु हमेशा जीवन में एक ही बात लगती थी, कुछ खालीपन सा है, अपने जीवन को मीनिंगफुल नहीं बना पा रहा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और अपना एक पैशन था कि मैं किसी भी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था, लोगों के रिएक्शंस देखता था। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मुझे कुछ करने का मन में जुनून था आ गया, और मैं अपने विचारों को पेन डाउन करने लग गया, लिखने लग गया, और धीरे-धीरे यही चीज़ें मेरा पैशन बन गई। और एक नया पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिव्य सही सोच के नाम पे मैंने शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा रहा हूँ। ये बताइए, आपको ये आइडिया कहाँ से आया लिखने का और पॉजिटिविटी फैलाने का? देखिए, जीवन में मेरा जो मोटिवेशन है उसका सबसे बड़ी फैक्टर रहा मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उनके रिएक्शंस देखता था, जो अपने आप में पूरे नहीं होते थे।
और मैं वही सोचता था कि इस सिचुएशन में अगर इस तरीके से दूसरे तरीके से रिएक्ट किया जाता तो शायद इसका परिणाम कुछ और निकलता। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि जीवन में कुछ हद तक ये मेरी जो सोच मेरे अंदर कुलबुलाती रहती है, इसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और बेसिकली मेरा ये एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस ही मेरे मोटिवेशन का फैक्टर बने। मोटिवेशन में मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगी, वो ये था कि ज़्यादातर कभी भी हम 4 लोग, अगर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, जब 4 लोग बात कर रहे होते हैं, आस-पास की कोई कमियाँ देखते हैं और उन पे नॉर्मली रवैया यही होता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मली हर आदमी यही कहता है, कोई सॉल्यूशन किसी को कुछ नज़र नहीं आता। बट जब हम ये कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हम अपने को इस देश से अलग कर रहे हैं। क्या हम इस देश का पार्ट नहीं है? तो इस देश में अगर कुछ कमी है तो उसमें शुरुआत हमारे थ्रू भी तो है। हम भी तो वो गलती कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने में सुधार करें? कम से कम एक मैं अपने अंदर सुधार करता हूँ, तो आप करते हैं मुझे देख के या कोई और करता है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा इस देश में। और मैं ये मानता हूँ कि अंदर से सब मुनसिब हैं, बट कोई मानता नहीं है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। मैं ओपनली कहता हूँ कि आप जीवन में शायद हो सकता है 2 या 3 गलतियाँ ही की हों आपने। और मैं कैमरे के सामने ये एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे कई गुना ज़्यादा गलतियाँ की हैं अपने जीवन में। बट क्या इस जीवन में मुझे सुधरने का हक नहीं है? मेरा ये मानना है हर इंसान को अपने जीवन में सुधार करने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उसे पूरा हक है। तो मेरी मोटिवेशन की जो बात शुरू यहीं से होती है कि सबसे बड़ा काम है अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कमी है और मैं अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, मोटिवेशन की पहली सीढ़ी ही आपकी सुधार की, आपकी देश में सुधार करने की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू हो जाती है। इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। जी। आपने कहा मौका देना, जी। तो मौका कौन देगा? समाज तो मौका देगा नहीं। मौका खुद लेना है। होता क्या है कि आम आदमी पहले तो गलती एडमिट नहीं करता और दूसरा ये है फिर उसको सुधार करने की सोचता है कि अब मैं कर चुका, अब क्या हो सकता है? बट नहीं, आप इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा काम ये है कि आप रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी। आपके अंदर डेली कल से बेटर होना चाहिए। देखिए, सही कहा है आपने। इसमें गलती के ऊपर जो आपने कहा, हर कोई अपने लिए तो बहुत अच्छा एडवोकेट है और दूसरों के लिए बहुत अच्छा जज। जी, 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 ये सच्चाई है। आपने किताब लिखी है पेरेंटिंग के ऊपर। जी। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है, जो आपने पेरेंटिंग के ऊपर किताब लिखी है, इसमें आपने प्रिपेयर्डनेस के ऊपर जोर दिया है। तो इससे आपका क्या मतलब है? पेरेंटिंग प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मेरी बुक का पहला चैप्टर है। आम जो यंग कपल्स हैं, वो अपनी प्रिपेयर्डनेस को इस तरीके से देखते हैं कि जैसे जब वो बच्चा प्लान करते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा, या बच्चे को हम किस स्कूल में डालेंगे, या उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए, कुछ हम इतने पैसे जमा कर लें ताकि बच्चा हमारा अच्छे तरीके से पाला जा सके। बट इसमें पेरेंट्स के लिए एक समझने की बहुत ज़रूरत है कि पेरेंटिंग जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो ठीक है अपनी जगह, बट खाली पैसा, ये सोचें, पॉजिटिव सोचों से ही पेरेंटिंग नहीं पूरी होती। पेरेंटिंग के लिए आपको इमोशनली पेरेंट्स को खुद को तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सीढ़ी शुरू होती है आपकी ईगो, आपके एंगर, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने से। जिस दिन एक यंग कपल इस चीज़ को मैनेज करना सीख जाएगा, तो वो पेरेंटिंग के लिए कुछ हद तक तैयारी शुरू हो जाती है। आज के टाइम में हर पेरेंट्स एक तो ये सोचने लग गया है कि वो जैसे ही बच्चे को ओन करता है। मैं ये पहली मिथ दूर करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे को पैदा करने का एक माध्यम है, वो उसे ओन नहीं करते। नॉर्मली पेरेंट्स अपने जो अधूरे सपने हैं, अधूरी ख्वाहिशें हैं, या कैरियर में कुछ करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें अपने बच्चे के थ्रू माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। बच्चे के ऊपर बोझ है। बच्चा जो है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके इस दुनिया में आया है। जी। आप उसको इस दुनिया में लाने के माध्यम हो, बट उसके अलावा आप उसको गाइड कर सकते हो, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, बट उसकी इंडिविजुअलिटी को आप नहीं रोक सकते। और शुरू में तो बच्चों को हमें समझाना पड़ता है, जब वो 10-12 साल का होता है कम से कम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि इसको कई बार मारना भी पड़ता है, डाँटना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी का रास्ता है कि आप बच्चे को गाइड कर सकते हो। आप उसको अगर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट फील्ड्स बता सकते हो कैरियर के लिए। आप डिफरेंट इस तरह के मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं।
कि आप उनकी हेल्प से उसको डिफरेंट फील्ड्स बता सकते हो। उस फील्ड को चुनना उस बच्चे का राइट है, आपका नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद होते देखा है क्योंकि उनके शौक के, उनके इंटरेस्ट के उल्टा पेरेंट्स ने उसको गलत सब्जेक्ट चूज करवा दिए कि मेरे पड़ोसी का, मेरे फ्रेंड का, मेरे भाई का बच्चा ये कर रहा है तो उसमें बहुत ग्रो किया तो मेरा बच्चा भी कर जाएगा। और उसका नाजायज तरीका क्या होता है कि वो बच्चा जो है अपना कैरियर खराब कर देता है। अब इसमें मेरा एक आपसे मत भिन्न है, एक हद तक तो मैं सहमत हूँ। दूसरी बात ये है कि बच्चा कहता है मुझे संगीतकार बनना है, लेकिन संगीत की लाइन में उस लेवल तक पहुँचना कि लोग आपको बुलाएं और आप खूब पैसा कमाएं, जी कैरियर अच्छा हो, बहुत टफ काम है। जी तो पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं भैया तू कला की दुनिया में मत जा, म्यूजिक की दुनिया में मत जा, कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इनमें से कोई विषय ले ले और इसमें आगे बढ़। जी बिल्कुल ठीक और है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है, बच्चा कहता है मैं तो संगीतज्ञ बनूंगा, अच्छा सितार वादक बनूंगा या कुछ और फिल्मों में म्यूजिक दूंगा। उसके लिए वे आउट है। जब बच्चा इस तरह की फील्ड चुनना चाहता है तो आप उसके उस शौक को मारिए मत, बट उसे ये गाइड कीजिए कि संगीत से रोटी नहीं चलती, परिवार नहीं चलता, हर किसी का नहीं चल पाता। अगर इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो आप गिनती के कुछ हजार बंदे भी नहीं गिना सकते कि जो इस आर्ट की लाइन में बहुत ज्यादा राइज कर गए हों। सही तो बात है। इसलिए उसको ये कहो ये एक एडिशनल फील्ड है, इसको रखो, अपना शौक पूरा करो, लेकिन साइड बाय साइड अपने कैरियर को भी एक डायरेक्शन दो। अब जब आप ये कहोगे संगीत छोड़ दे और आप ये करो तो वो बच्चा आपसे वाइल्ड होगा, आपकी बात नहीं मानेगा। और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो वो उसका वो कैरियर भी चौपट हो जाएगा और संगीत तो चौपट हो ही गया। बहुत इंस्पायरिंग। तो आप उसको एडिशन दे, उसको मैंने कहा बच्चे को ना करना जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। जी, अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को अपने इमोशन पहचानना जी और उन्हें कंट्रोल करना, रेगुलेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो पहचान ही नहीं पाते अपने इमोशंस को। जी जब पहचान नहीं पाते तो रेगुलेट करने का तो बात ही दूर हो गई। जी तो पेरेंट्स उनको इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे वो सिखा सकते हैं इनको कि अपने इमोशंस पहचानो, उन्हें रेगुलेट करो? इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप देना चाहेंगे आप? देखिए, जब बच्चा थोड़ा ग्रो करने लगता है तो वो अपनी इमोशंस को पहचानता नहीं है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को इमोशन पहचान कराने के लिए भी आजकल मॉडर्न तरीके आ गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, पहली बात तो ये कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं करते ढंग से बच्चे के सामने। एक बात तो ये मानिए कि बच्चा जो देखता है वो वही करता है और बच्चा जो देखता है वही फॉलो करता है। तो हम खुद पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं गुस्सा मत करो। पेरेंट्स खुद आपस में लड़ रहे हैं, वो बच्चे को कहते हैं तुम अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई मत करो, तो बच्चा कैसे मानेगा? उसका एक तरीका है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बच्चा घर पे आया, किसी वजह से नाराज होके आया, तो घर में आते ही उसने खिलौना उठाया और गुस्से में उठा के फेंका और तोड़ दिया। अब ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के दो लगाएंगे और कहेंगे कि क्या किया तूने, ठीक है, तो बच्चा और वाइल्ड होगा। बच्चा बाहर से पिट के आया है, अब आपसे पिट रहा है। उसका बड़ा आसान तरीका है दूसरा। आप बच्चा जब गुस्से से आया, खिलौना तोड़ा, आप बच्चे को बेटा मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, नाराज हो, कोई बात नहीं, अच्छा बैठो आप, अच्छा और डीप ब्रीदिंग करते हैं। इस तरह के गुस्से को सबसाइड करने के 3-4 तरीके मैं छोटे बताता हूँ आपको। पहला है डीप ब्रीथिंग, दूसरा है 1 to 10 काउंट करो, और तीसरा है अपने गुस्से को, अपनी जो भी एंगर है उसको आप किसी पेपर पे ड्रॉ करके, चाहे कुछ भी ड्रॉ करो, बच्चे का गुस्सा सबसाइड हो जाएगा। और एक आज आपने बच्चे ने क्या 2 चीजें सीखी। एक तो उसने ये सीखा कि उसे जो परेशान होके आया था उसको गुस्सा कहते हैं। एक आपने कहा कि इमोशन पहचानना, तो एक तो गुस्सा पहचाना उसने। दूसरा उसने कोप अप करने का तरीका सीखा कि गुस्से को कैसे ठीक करना है। उसमें 3 टेक्नोलॉजी बताई, तरीके बताए मैंने आपको, इस तरीके से आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा ये है कि पेरेंट्स इस चीज को खुद भी सीख गए कि बच्चे को उन्होंने बच्चे को कामली हैंडल किया। ये सब चीजें ही इस तरह से आप करोगे तो बच्चा अपने इमोशंस पहचानेगा, कोप अप करना सीखेगा। और फिर मैं बोलूंगा दोबारा कि अगर पेरेंट्स भी अपनी इसी तरह के इमोशंस को बच्चे के सामने डिस्प्ले करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। बट यहाँ आप बच्चे को कोप अप करना सिखा रहे हो और खुद गुस्सा कर रहे हो,
तो कुछ नहीं होने वाला। बचपन से तो हम यही सीखते हैं कि बच्चा चलते हुए गिर गया और रोने लगा तो माँ आके उसको पुचकारती है, बोला इस टेबल की गिल्ली ये टिक रहा है ना, टेबल को हप कर। इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा। हम मतलब मेरा भी बचपन ऐसे ही बीता है ऐसे समाज में। तो क्या होता है कि हम लोग खुद ही बच्चों को गलत डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया कि बच्चे को चोट लगी तो बच्चा टेबल को मारेंगे, और यही होता है जमीन पे अगर बच्चा गिर गया तो जमीन को थपथपाएंगे, जोर चप्पल से मारेंगे, मतलब है इसका कसूर है, इसी वजह से तेरे को चोट लगी। अब बच्चा क्या सीखा, अब ये देखिए, बच्चा सीखा बदला लेने की भावना, क्योंकि बच्चे को चोट लगी, आपने जमीन पीट दी, टेबल पीट दी, या कह दिया चींटी मर गई, चलो ठीक है। अब बच्चा क्या सीखा, एक तो वाइल्ड रिएक्शन सीखा कि उसे पता है कि मुझे गुस्सा आया या मुझे चोट लगी तो मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, चींटी मारी तो गुस्से को हुआ। दूसरा ये है कि मैंने जमीन को थपथपाया, टेबल को मारा, टेबल को कुछ नहीं हुआ, बट बच्चा सीख गया कि मुझे किस तरह रिएक्शन देना है, किस तरह बदला लेना है। जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब ये चीजें फैक्टर्स लेके चल रहा है, तो जब बड़ा होगा, जब भी उसको गुस्सा आएगा, उसका पहला काम क्या होगा, सामने वाले को मारेगा। ठीक है, आप सीरियल्स में, पिक्चर्स में यही देखते हैं, जब एक बंदे को बहुत गुस्सा आता है, वो बच्चा बड़ा एडल्ट जब अपने कमरे में घुसता है, सबसे पहले क्या करता है, सामान फेंकता है। बहुत बार देखा होगा अपने, ग्लास, ये शो, दुनिया भर की सब चीजें फेंकेगा। अब हम देख के क्या सीख रहे हैं कि अपने गुस्से को मैनेज ये करना है। अगर जो सीरियल में होता है ऐसा, अगर घर में करने लगे तो क्लेश हो जाए उसी समय, तुमने फेंका कैसे? तो यही चीजें हैं सर, ये हम बच्चे की अपब्रिंगिंग गलत कर रहे हैं। मैंने बोला पेरेंटिंग जो है अब बहुत चेंज हो चुकी है। पहले पेरेंटिंग कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं था। अब मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जब हमने टेबल को हप करने की बात कही जी, इसमें एक बात और है कि एक हम में भावना ये आ जाती है कि मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हाँ। इसके जिम्मेवारी दूसरे की है, मैं तो ठीक था, बिल्कुल दूसरा जिम्मेवार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें हम दो चीजें वही कर रहे हैं, एक तो बदला लेने की भावना, और दूसरा ये अपना इल्जाम दूसरे पे डाल रहे हैं। तो आप एक्सेप्टेंस तो खत्म हो गई। और आजकल बच्चे जो वायलेंट होते जा रहे हैं, जो जी। समस्याएं आ रही हैं, उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है। एक तो जैसे रील देखते हैं, जी, फेसबुक पे आते हैं, ऐसे जो हमारा फोकस का टाइम है बहुत ही मिनिमम होता जा रहा है। जी, कोई भी रील हम 3-4 सेकंड से नॉर्मली ज़्यादा नहीं देखते, 2-3 सेकंड देखिए आगे। बहुत कम है जो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की रील है वो हम पूरी देखते हैं। जी। तो इससे तो एक तो फोकस कम होता जा रहा है, तो इससे बच्चों पे क्या दबाव ना आ रही है? कि एक तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल है कि टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। अब आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे मैं क्योंकि एक्टिव ज्यादा हूं, तो हमारे पास इनसाइट्स आती हैं। उसमें आता है आपका वीडियो 3 सेकंड कितना देखा गया, या इससे ज्यादा कितना देखा गया। तो 90% व्यूज जो हैं बिलो 3 सेकंड्स होते हैं। वजह क्या है, अच्छा इसके ऊपर कोर्सेज आ गए हैं कि आप अपने वीडियोस को, अपनी रील्स को किस तरह वायरल बना सकते हो ताकि लोग थोड़ी देर अटके रहें, 3 सेकंड से ज्यादा देखें। इसके ऊपर कोर्सेज आ गए हैं, लोग इसके ऊपर भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिखा के। कोई सीखता है या उसका प्रैक्टिकल मुझे नहीं मालूम, बट ये चीजें आ गई है। तो ये मेन क्या है कि इतना कुछ मटेरियल होने की वजह से अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, और उससे क्या है कि इतना कुछ होने के बाद बंदा कुछ सीखना ही नहीं चाहता। तो इससे बच्चों के स्टडी में भी कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उस बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, उसे कोई टॉपिक नहीं आया, तो वो उस टॉपिक को फोरगो करके आगे चल पड़ता है। ठीक है, और उस टॉपिक पे मेहनत करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका तरीका भी यही हो चुका है कि ये चीज पसंद नहीं, आगे चलो दूसरा चलो। अब बुक में अगर 50-20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर अल्टीमेट कुछ हद तक वेटेज तो हर एक में ही है, बट बच्चे को जो चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो उस चैप्टर को वो फोरगो करके आगे चलना चाहता है, और जिस चैप्टर में उसको पसंद आ रहा है उसी पे करेगा, तो अल्टीमेट मार्क्स तो करेंगे ना सफर। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आ रहा है जी। और सोशल मीडिया की आपसे बात की जी, तो आपने कहा बच्चे जो हैं फ्यूचर लीडर हैं। जी, जब बच्चे फ्यूचर लीडर हैं तो जो सोशल स्किल, उनको सोशल स्किल आना चाहिए जी, और उनमें एम्पैथी की क्वालिटी होनी जी। चाहिए। तो सोशल स्किल से आपका क्या मतलब है? ये फेसबुक वगैरह इससे मतलब है या कुछ और मतलब है? दूसरा एम्पैथी से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं अपने एजुकेशन टाइम में और काफी सालों तक, मैं कहूंगा चाहे अपनी कभी बताऊंगा, कि मुझे हमदर्दी का मतलब सिंपैथी पता था। आज से कुछ साल पहले मैंने एम्पैथी वर्ड सुना, तो इसके, देखिए नॉर्मली गूगल पे ढूंढोगे तो डिक्शनरी मीनिंग मिलेगा, उससे कोई ज्यादा आप वर्ड नहीं समझ पाते। तो मैंने रिसर्च की तो मुझे एम्पैथी का जो मीनिंग पता चला,
उससे मैंने अपनी लाइफ में सिंपैथी वर्ड को हटा दिया है। अब उसका मीनिंग बताता हूँ। सिंपैथी में हमदर्दी होती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं आपको पब्लिकली सिंपैथी दिखाने आऊंगा, हमदर्दी दिखाऊंगा, बट हमदर्दी के शब्द बोलते हुए मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं आपको नहीं जान, आपकी फीलिंग्स नहीं देख रहा। मैंने अंदर से जज भी बन गया हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा और कसूर किसका होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं सारा जज खुद ही बन गया हूँ। बट एम्पैथी में, वर्ड में मैं आपकी जगह बैठ गया हूँ। अगर मैं आपसे एम्पैथी करने आया हूँ तो उस स्टेज पे मैं खुद को आपकी जगह डाल देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ये हुआ तो आप क्या फील कर रहे होगे। जब एम्पैथी जुड़ती है तो मैं जज नहीं मानता हूँ, मैं आपकी फीलिंग को, आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, वो सही वर्ड है एम्पैथी। ऐसे ही बच्चे के साथ है। अगर आप बच्चे को एम्पैथी सिखाते हो तो बच्चा जब भी फ्रेंड में खेल रहा होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो बच्चे दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगेगा। और उसके, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा गुस्से को बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेगा। दूसरा, सोशल स्किल्स जो हैं वो आप फ्रेंड सर्कल्स में मिलवाओ, उनके फ्रेंड्स के साथ, अपने घर पे भी कोई आता है उनके साथ सोशली मिलवाओ, पीपल प्लीजर मत बनाओ। मतलब एक नॉर्मली कई बार आप देखो घर पे गेस्ट आते हैं तो बच्चा जो है वो अंदर ही रहना चाहता है। क्यों? उसे पता है बाहर आऊंगा मुझे कहेंगे जी कोई पोएम सुनाओ, आप कुछ करके दिखाओ। वो बच्चा कहता है कि भैया मेरा कुछ स्कूल में भी टेस्ट होता है, यहाँ भी टेस्ट होने लग गया लोगों के सामने। तो इसको आजकल एक नई टर्म बन गई पीपल प्लीजर। अभी रिसेंटली मैंने भी एक पोस्ट बनाई है, रील बनाई है उसमें। तो पीपल प्लीजर मत बनाओ बच्चों को, उससे क्या है बच्चे का व्यू पॉइंट खराब होता है। पीपल प्लेजर का मतलब लोगों के सामने आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप। एक पीपल प्लीजर जो टर्म है वो है बच्चे को आप किस तरह दिखाते हो कि हमारा बच्चा देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और वो लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहे हो, और उसमें अपनी स्पिरिटी दिखा रहे हैं कि हमारा बच्चा देखो कैसा आप है। बच्चे का कुछ नहीं दिखा रहे, बच्चा तो आपका एक टेस्ट केस है, क्योंकि आपने दिखाया कि हमने देखो बच्चों को कैसे ग्रो कर रहे हैं। बात तो मैं ही खराब कर रही है ना। अब अल्टीमेट बच्चे की फीलिंग्स नहीं देख रहे। और आप ये भी देखिए कई बार बच्चा पेरेंट गेस्ट के सामने मना करता है, नहीं मैंने नहीं सुनाना, उसे पुश किया जाता है, लालच दिया जाता है। तो बच्चे की अल्टीमेट सारा अपब्रिंगिंग आप खराब कर रहे हो। अच्छा, यही आप जो एम्पैथी वर्ड है, एम्पैथी का एक बेनिफिट क्या होता है कि जब बच्चा ग्रो करता है तो उसे लोगों की भावनाओं, फीलिंग्स का समझ आना शुरू हो चुका होता है। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वर्क प्लेस पे आता है तो वो बेटर टीम लीडर बन सकता है, वो अपने साथियों को ट्रस्ट कर सकता है। क्योंकि जब आपको दूसरे की भावना पता है, आप अब उनकी जगह रह के आप अपनी बात सोच सकते हो, तो आप लीडरशिप क्वालिटी आपकी और निखर के आएगी। और दूसरा उसका बेनिफिट क्या है, आपको अपने वर्क प्लेस पे सक्सेस, ठीक है, और एक अच्छी कोऑपरेशन मिलेगी और अपने अंदर भी एक खुशी मिलेगी। और सोशल स्किल्स का भी यही बेनिफिट मिलेगा। तो सोशल स्किल को आप थोड़ा डिफाइन कीजिए, सरल शब्दों में बताइए। सोशल स्किल से जो आज की डेट में समझ में आता है वो ये आता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के यूट्यूब, इस तरह के मीडियम। आपने सोशल स्किल से क्या मतलब है? इनमें भी मास्टरी होना या कुछ और? सोशल स्किल्स का मैं इन डिजिटल माध्यम को नहीं मानूंगा, माध्यमों को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो दिखावा है। अगर आपके सोशल मीडिया पे 5000 फ्रेंड हैं और अल्टीमेट जब परेशानी आएगी आपका एक भी नहीं साथ होगा, किसी को पता भी नहीं होगा, और बताओगे तो मजाक ही बनेगा, कोई आना भी नहीं तो चाहेगा। आना भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप, सोशल स्किल्स का कोई वैल्यू नहीं है। मैं सोशल स्किल्स जब रेफर करता हूँ तो इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ। आपका जितना भी दायरा है, मैं ये नहीं कहता कि आपका बहुत बड़ा दायरा होना चाहिए। अगर आपके अपने क्लोज फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, 2 4 5 10 जितने भी हैं, उनके साथ आपका किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरह टॉकिंग टर्म्स हैं, किस तरह एक दूसरे का एम्पैथेटिक बिहेवियर है, वो चीजें आपकी सोशल स्किल पे मैनेज करती हैं। यही हाल वर्क प्लेस पे है। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके आसपास 100 लोग काम कर रहे हैं, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना एक जो सोशल सर्कल है, चाहे वो आपकी टीम का हो या टीम के बाहर का हो, उनका एक अलग होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सको। तब उसी को सोशल स्किल्स का दायरा मैं कहूँगा। सोशल स्किल मतलब लोगों से डील करने की कला, लोगों से बात करने की कला, जी। ना कि सोशल मीडिया, ना डिजिटल ना ना मीडिया ना, पे। वो सोशल वर्ड मैच कर रहा है बट वो है नहीं। टीन एज पेरेंटिंग
को सबसे कठिन माना गया है। ऐसा क्यों है? और ये पेरेंट जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ये टीनेजर्स को देखभाल करने में, उनको पालने पोसने में? और एक कि हम जो पेरेंटिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं बार-बार, तो इस पेरेंटिंग का मतलब असल में है क्या? हिंदी में कोई शब्द बताइए जिससे एकदम जो दर्शक है कैच कर सके, रिलेट कर सके अपने से। जी, जी, जी। देखिए आज के टाइम में जो टीनेज हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन गैप। हमारी एज और बच्चे की एज में अगर आप टीनेज होता है 14-15 के आसपास बच्चे हुँ। ज्यादातर, और तब तक पेरेंट जो है 40 और 50s के बीच में आ चुका होता है। हुँ, हुँ। दैट मीन्स 30 इयर्स का करीब गैप होता है। वो जो गैप है वो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, बिकॉज जनरेशन गैप आज पहले जमाने में 25 साल में एक जनरेशन होती थी। हुँ, हुँ। अगर आप आज के टाइम के बच्चे देखो तो हर 2 साल बाद 2-3 साल बाद बच्चे का जो वो बच्चा आ रहा है वो पहले से चेंज आ रहा है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो जो जनरेशन गैप है अब 3 साल वाला हो गया है। तो अगर आप पहले हम 25 साल में या 30 साल में एक जनरेशन मानते थे, आज 30 साल में 10 जनरेशन हो जाती है। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं आप? वही बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप में क्या आता है कि बच्चे की भावनाओं, बच्चा क्या सोच रहा है, वो आप जो सोच रहे हो दोनों में डिफरेंस है। मैं रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी 14 साल की लड़की है। उनका पेरेंट्स के साथ, वो सिंगल चाइल्ड थी, पेरेंट्स के साथ हमेशा खटक-पटक रहती थी और वो ज़्यादातर क्या करती थी, पेरेंट्स को शिकायत थी कि वो स्कूल से आती थी, वो जो भी थोड़ा बहुत खाया पिया और अपने कमरे में घुस जाते थे और सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। कुछ खाना पीना है तो बाहर आई, और जब भी बाहर आई पेरेंट्स, मम्मी या पापा जो भी सामने नजर आए, उन्होंने फिर उन्हें कहा ये क्या करते हो, रूल्स बताते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, डांट डपट होती, वो भी खटापट, वो भी ऊट पटांग बोल बाल के चली जाती। ये कई दिन से चल रहा था। पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। बच्चे की फ्रस्ट्रेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास तो पेरेंट्स आए थे। अब वो फ्रस्ट्रेशन, वो कह रहे क्या करें, कोई रास्ता है, कल को मुझे लगता है कुछ और गड़बड़ ना हो जाए इसकी स्ट्रेस की वजह से। तो हमने बैठ के एक प्लान बनाया, कुछ बातें उनको समझाई, नई अप्रोच शुरू की। इनिशियली पेरेंट्स ने रोक टोक, बात बतंगड़ बनाना सब बंद कर दिए और बच्चे को एक ही बात कही कि आज से हम ऐसा करेंगे, शाम को किसी भी टाइम में कॉमन जो भी हमारा एरिया है घर का, उसमें बैठेंगे सब, और कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, इकट्ठा बैठेंगे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं। शुरुआत की गई। शुरू के दिनों में 2-3 दिन तो 15 मिनट चुपचाप बैठे रहते थे। मम्मी पापा तो एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि कोई बच्चा तो नाराज था, तो सोचता था पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन ऐसे चला। दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बहुत कोई जनरल टॉपिक पे बात अचानक छिड़ गई। दुनिया में टॉपिक तो रोज नए नए, सोशल मीडिया पे इतने टॉपिक आ जाते हैं। तो बातचीत शुरू हुई, तो जब बच्चा बोलना शुरू किया तो पेरेंट्स चुप रहे, बीच में काटा नहीं, उसको बोलने दिया। बच्ची को बड़ा चेंज नजर आया कि मैं बोलने का मुझे हक दिया जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस का फायदा ये हुआ कि वो अपनी बातें भी करने लग गई, अपने विचार शेयर करने लग गई। फिर पेरेंट्स ने बच्चे की हॉबीज, बच्चे के इंटरेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि बच्चा राय लेने लग गया। जैसे कुछ भी उसकी अगर सिंगिंग हॉबी है तो वो पूछने लगे कि मैं कैसे गा रही हूँ, अच्छा इसमें कुछ चेंज हो सकता है, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो मम्मी बताने लग गई। धीरे धीरे स्कूल की प्रॉब्लम शुरू डिस्कस करने लग गई। अब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ ऐसे टॉकिंग टर्म्स पे आ गया, जो बच्चा लड़ाइयाँ करता था वो धीरे धीरे सारी चीज माँ बाप से डिस्कस करने लग गया। और फिर जब डिस्कस करने लगा तो माँ बाप की जो उनकी प्रॉब्लम है, उनका व्यू पॉइंट है, उसको एक्सेप्ट करने लग गया। जी। तो सिर्फ बेसिक मुद्दा है कम्युनिकेशन गैप। उसे अगर आप दूर कर दें, बच्चे के साथ टॉकिंग टर्म्स पे आ जाए, उसके लेवल पे उतर आए, फिर इसमें भी वर्ड में एम्पैथी पे ले आता हूँ। आप बच्चे की फीलिंग्स को समझना शुरू कर दें, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। मतलब सही अप्रोच यही रहेगी कि हम बच्चों की फीलिंग को समझना शुरू करें, जी, उनके माइंड में घुसे, उनके लेवल, उनके जूतों में अपने पैर डाल के यस, फिर सोचें। डेफिनेटली। बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग डिस्कशन चल रहा है, पावरफुल किसी डिस्कशन का है। भला हो सके तो अच्छी बात है। अनिल जी, आपकी दूसरी किताब है बिकम योर बेटर वर्जन। इसमें आपने द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन परसेप्शन पे बहुत जोर दिया है, तो इसका क्या रीज़न है और एक इसका मतलब भी बताइए। देखिए, मैं टेक्निकल टर्म्स की बजाय मैं सीधा जाना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन परसेप्शन का मीनिंग है कि आदमी का सोच किस टाइप की है। मैं टेक्निकल टर्म्स में ना के, टेक्निकल जार्गन्स में ना जाके, मैं सिंपल बोलूंगा कि इसमें 5 लेवल्स मैंने बताए हैं।
पहला लेवल है, आदमी हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आएगा, आपको यही नजर आएगा लोग गलत चल रहे हैं। मतलब हर चीज में वो नेगेटिविटी, कमियां ढूंढता है, पॉजिटिविटी सारी इग्नोर कर देता है। पहला तो वो लेवल है। दूसरा लेवल आता है फिर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान देखता तो दोनों है, बट उसका दिमाग नेगेटिविटी पे चलता है। वो पॉजिटिविटी को कहता है थोड़ी सी, बट बेसिक तो दुनिया नेगेटिव ही है सारी, ये कमियां ही हैं, कमियां ही देखता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। तीसरा लेवल आता है मिडल पाथ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सब देखता है, बट चूज क्या करता है? वो करता है जिसमें उसका फायदा हो रहा हो, जो उसको आसान लग रहा हो। तो उसमें भी ज्यादातर आदमी नेगेटिव ही चुनेगा, क्योंकि आसान काम मुश्किल होता है, मतलब पॉजिटिव काम मुश्किल होता है। फिर फोर्थ लेवल आता है कि जहां आदमी नेगेटिव्स को इग्नोर करता है, देखता तो है, और पॉजिटिव्स की तरफ जाता है। वो अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उससे सीख लेने की कोशिश करता है, उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता है। ये फोर्थ लेवल है। जो फिफ्थ लेवल है वो डिवाइन लेवल है। उसमें बंदा ईश्वर की मर्जी मानो या अपने अंदर की पॉजिटिविटी मानो, सब कुछ अच्छा ही सोचता है। वो बुरे को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं उसकी तरफ, और सिर्फ पॉजिटिव देखता है। जो कि दुनिया में हम ये कहेंगे वो संत हो गया, बट वो मुश्किल है। बट इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो मैंने अपनी बुक में भी जोर दिया है, हर इंसान का कोई ना कोई लेवल है, और ये खुद ही देखना है कि आप किस लेवल पे खड़े हो, और आपका काम क्या होना चाहिए। आप 5वें लेवल पे सीधा नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा पाया अभी तक। मैं अपने आप को 4.5 लेवल पे देखता हूँ आज, इतने सालों की मेहनत के बाद भी मैं आज 4 पॉइंट कुछ लेवल पे, मैं अंदाजा 4 4.5 के बीच में हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपना जो भी लेवल है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपना एक लेवल इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब उस लेवल पे कंसिस्टेंट हो जाएं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आइए। मैं आपके 5वें लेवल से अपने डिसएग्री करता हूँ जी। कह रहे हैं कि नेगेटिविटी कोई भी घटना हो रही है, जिस भी व्यक्ति से हम डील कर रहे हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। जी जी तो ठीक है, देखें दोनों ही, लेकिन जो अपना एक्शन लेना है वो पॉजिटिविटी के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान दें, उसके ऊपर एक्शन लें। यही लेवल फोर्थ है जो आप कह रहे हैं। हाँ, फोर्थ। फिफ्थ लेवल तो समझ से परे है कि ये तो मैंने हो ही नहीं सकता। आपको पहले ही बोला कि फिफ्थ लेवल डिवाइन लेवल है, संतों का लेवल होता है, वो आसान नहीं है। इस लाइफ में, इस समाज में जीना फिफ्थ लेवल के साथ पॉसिबल नहीं है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। बट आप फोर्थ लेवल, मैं हर किसी को यही कहता हूँ, 5वें लेवल मत सोचो, वो तो ऊपर जाके ही आएगा। लेकिन लेवल 4 तक जाना तो आसान है, और उसका एक ही तरीका है कि आप अपना एक लेवल बढ़ाते रहें, और जब उस पर कंसिस्टेंट अटक जाएं कि हाँ ये लेवल मेरा बन चुका है, फिर अगले की कोशिश करें। आपने अपनी किताब में स्टारफिश स्टोरी को ऐड किया है जी। इसमें बताया गया है कि मेकिंग ए डिफरेंस जी कि छोटे छोटे स्टेप उठाने से बड़ा डिफरेंस लाया जा सकता जी। है। तो इस स्टोरी के बारे में बताइए, और बताइए ये आपने क्यों चूज़ करी, और छोटे छोटे स्टेप से कैसे बड़ा डिफरेंस लाया जा सकता है। इस तरह की कोई कहानी है? देखिए, इसके लिए बैकग्राउंड में जाने के लिए मुझे पहले थोड़ी सी स्टोरी आपको नटशेल में सुनानी पड़ेगी। एक बच्चा सी बीच पे गया, और वहां बड़ा खुश होकर देख रहा है कि वो लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब लहर आती है और जब वापस जाती है, तो कई स्टारफिश जो हैं वो बीच पे छोड़ जाती है। अब वो जो स्टार फिशेज हैं छोटी छोटी, वो पानी के ना होने की वजह से बीच पे सूखे पे हैं, वो तड़प रही होती हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी लहर आती है, कुछ को बहा के वापस ले जाती है, कुछ फिर छोड़ जाती है। तो ये तरीका सारा दिन चलता रहता है। बच्चे ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा ये तो स्टार फिश तड़प रही है, मर जाएगी। तो उसने क्या किया, एक स्टार फिश उठाई, समुद्र में वापस पानी में डाल दी, दूसरी उठाई फिर डाल दी, तीसरी उठाई फिर डाल दी। तो एक जेंटलमैन वहां से निकल रहे थे, तो वो बच्चे को देख के हंस पड़े, कह रहे बेटा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा अंकल मैं इस स्टार फिश को पानी में वापस डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा ये क्या, कब तक करोगे और कितनी बचा लोगे? ये तो हजारों स्टार फिश है, और 1000 डालोगे 1000 और आ जाएंगी। उसने कहा अंकल कोई बात नहीं। उसने एक फिश उठाई, वापस पानी में डाली, इसकी जिंदगी में तो फर्क आ गया। दूसरी उठाई, इसकी तो फर्क आ गया। तो वो जेंटलमैन जो पकड़ के बैठ गए कि बच्चा मुझे नया लेसन क्या सिखा रहा है। अब इसमें ये कहानी तो यही खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूँ, हम बहुत सारे काम, अच्छाइयां ये सोच के नहीं करते कि इससे क्या होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा। मैं रोड पे जा रहा हूँ,
ज्यादातर लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं और मैं कहता हूँ कि मैं रेड लाइट नहीं क्रॉस करूंगा। तो बात मेरे दिमाग में विचार पहला यही आएगा, मैं अकेला नहीं कर रहा, बाकी दुनिया तो सारी निकल रही है। और मेरे साथ जो मेरी फैमिली बैठी है वो भी कहती है आप ही बेवकूफ हो जो गाड़ी रोक के बैठे हो, सारी दुनिया निकल गई, हम पीछे रह गए। पर्टिकुलर अप्रोच तो यही है, मान लो हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट है, जी और दूसरी तरफ से दाएं बाएं और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, जी तब भी हम रुके रहे अब निकाल लें नहीं, तो निकाल लेते हैं। यही बात है कि आपको रुकना चाहिए। देखिए पहली बात तो यही है, तो वही बात हुई, अगर कोई नहीं देख रहा तो चोरी कर लो। अगर हमें सिर्फ पकड़े जाने के डर से ही चोर, अगर हम ईमानदार हैं, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि ईमानदारी क्या है हमारे देश में जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर कोई ये कहे कि मैंने लाइफ में 1 रुपया नहीं चुराया, तो लेकिन लाइफ में अगर उसने रेड लाइट क्रॉस किया तो भी ईमानदार नहीं है ना। अगर आप किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हो और सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि फाइन से बच जाऊंगा, तो हमारा इस देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जापान में चले जाइए, ठीक है, अब वहां देखिए लोगों का डिसिप्लिन देखिए, जापान ऐसे तरक्की नहीं कर रहा। आज जापान की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, जीडीपी बहुत ऊपर है। मेरा बेटा अभी कुछ साल पहले जापान गया था, वो वहां का सिस्टम देख के ही बचक्का हो गया, कहने लगा कि ये चीजें तो वाकई इंडिया में तो पॉसिबल, हम सोच भी नहीं सकते। वहां के लोग इतने डिसिप्लिन है। सड़कों पे ट्रैफिक हमारे से दिल्ली से ज्यादा है ट्रैफिक। टोक्यो का ट्रैफिक दिल्ली से मुकाबले मेरे ख्याल कई गुना है। मक्खियों मच्छरों की तरह गाड़ियां नजर आएंगी आपको, लेकिन ऐसे स्मूथ चल रही हैं, कोई समझ ही नहीं आता क्या तरीका है। वहां एक और चीज देखिए, रेस्टोरेंट्स में टिप अलाउ नहीं है। अलाउ क्या, टिप देता ही नहीं है कोई। आप दोगे तो भी आपकी शक्ल यूं देखेगा आपने कुछ जुर्म कर दिया है, लेने वाला लेगा नहीं। और यहाँ आप किसी रेस्टोरेंट कहीं भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, जो गार्ड भी आपको सलाम कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कल टिप देगा। सही बात है। तो ये कल्चर खराब है हमारे देश का। हम लोग तरक्की के 140 करोड़ हो के भी तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी वैल्यूज गलत है। हम लोग अपनी वैल्यूज को उठाना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब मैं स्टारफिश स्टोरी पे पहले जाऊंगा कि अगर हम कोई भी चीज बहुत बड़ी समस्या है और ये सोच के बैठे रहे, एक्सेप्ट कर लें कि भैया इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर एक एफर्ट अच्छे काम करने की कर रहा हूं, तो अगर मुझे देख के शायद कोई दूसरा इंस्पायर हो जाए, कोई तीसरा इंस्पायर हो जाए, अगर ये कलेक्टिव एफर्ट जुड़ गया, तो इस देश का भला जो अब मैं आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ उससे बहुत पहले हो जाएगा। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा तो जेब से कुछ जा नहीं रहा या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ये छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप रोड पे जा रहे हैं, अगर एक किसी की कुछ सामने चेन खींच के ले जाए, तो आप क्रिटिसाइज करोगे, पुलिस को कहोगे, गवर्नमेंट को कहोगे, सब कुछ कहोगे, या उस लेडी को ही कहोगे भैया चेन ला के क्यों आई थी, ठीक है, बट कुछ करोगे नहीं। उसके पीछे जाएंगे नहीं, बाइकर जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। बट उसका भी तरीका है। मैं ये नहीं कहता आप दूसरे के लिए जाओ और खुद चाकू मरवा लो, लेकिन आप आवाज चीख तो सकते हो, शोर तो मचा सकते हो। अगर 10 लोग शोर मचाएंगे, वहां तक आवाज जाएगी और बंदा चोर खुद चेन छोड़ के भाग जाएगा। उसे नहीं पता कि आप सब डर रहे हो, उसे ये पता है कि 10-20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फर्क ये है, हम लोग तब चीखते हैं जब हमारे पैर पे चोट पड़ती है, तब तक हम इग्नोर करते हैं। तो इसका रीज़न क्या रहा है? ये नॉर्मली पूरे हिंदुस्तान की बात है। जी, तो हमारा समाज ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोई रीज़न देखते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि हमारा समाज दिन ब दिन सेल्फिश होता जा रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसकी वजह कोई तो वजह होगी जो सेल्फिश की तरफ आ रहे हैं अधिकतर लोग। इस पे रिसर्च चल रही है जी, बट मेरा मानना यही है कि जब तक ये चीजें समाज की तरफ आप नहीं सोचोगे, तब तक नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब अच्छी चीजें हैं, अब अगर आपको कोई वीडियो डाले कि डिफरेंट फेक वीडियोस डालते हैं, और आम आदमी का क्या होता है, एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, एक टर्म है। वो हर इंसान जो क्या करेगा, सोशल मीडिया पे सबसे पहले वो वीडियो आगे डालेगा, अपने ग्रुप्स में हंसी 10 जगह डाल देगा। क्यों? उसे लगेगा भैया ये मैंने देखा है, लोगों को भी दिखाऊं, कहीं और को शेयर ना कर दे। लेकिन वही कोई अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, उसको लोग 3 सेकंड 10 सेकंड देख के छोड़ देंगे, फॉरवर्ड तो कोई करता ही नहीं है। तो अच्छी चीज वो करें, कोई लेना देना नहीं, बीच से तो चलता ही रहेगा। इस समाज का कुछ नहीं हो सकता जब तक ये एक्सेप्टेंस है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो नेगेटिविटी हिंदुस्तान में बहुत जल्दी फैलती है क्या? पूरे वर्ल्ड में फैलती है? आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए, पूरी एक दुनिया में नेगेटिव घटना, भाई ने भाई को छुरा भोग दिया जो 24 घंटे चलेगी। जी जी, एक भाई ने भाई की जान बचाई, वो नहीं चलेगी। भाई की तो 1-2 मिनट की आई खत्म। नहीं चलेगी। यही एक फर्क है। नेगेटिविटी के बहुत परचेजर्स हैं, पॉजिटिविटी का कोई नहीं है। तो
यही फर्क है समाज का। आपने अपनी किताब में दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शामिल करी हैं, और एक है वाल्ट डिज्नी, जी दूसरी है अर्थर एशे। जी तो इन स्टोरी को आपने क्यों शामिल किया, जी। मुझे आप बताएंगे, और ये स्टोरी वास्तव में है क्या? ये वॉल्ट डिज्नी के बारे में तो मेरे ख्याल दुनिया में सभी जानते हैं, क्योंकि मिकी माउस बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, हर जी। किसी को पता है। और आर्थर एश के बारे में जो टेनिस फॉलोअर्स हैं वो तो जरूर जानते होंगे, कुछ और लोग भी जानते होंगे। मैं दोनों के बारे में नटशेल में बताऊंगा। वॉल्ट डिज्नी एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, और उनको ड्राइंग का बड़ा शौक था। कई दिन ऐसे होते थे कि उनके घर में फाके होते थे, रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे, और बहुत परेशानी में थे। तो उस परेशानियों को झेलते हुए 18 साल की उम्र में उन्होंने कहीं नौकरी कर ली। वही आर्ट अपनी बनाते थे, फिगर्स ड्राइंग वगैरह देते बनाते थे। कुछ महीनों बाद उस कंपनी ने उनको निकाल दिया कि आप में क्रिएटिविटी नहीं है। वो फिर सड़क पे आ गए। उन्होंने फिर कहीं और जॉब करने की कोशिश की, बड़े सारे एफर्ट किए, सब फेल होते गए। मतलब देखने वाले उनको ये कहते थे कि भैया तेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, जितने मर्जी हाथ पैर मार ले। कुछ साल बाद 6 साल उनको फिर वो अपने, लेकिन निरंतर अपनी ड्राइंग, अपनी जो दिमाग था, वो सोच थी, उस पर लगे रहे। 6 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक कैरेक्टर चूहा बनाया, जिसका उन्होंने नाम बनाया मिक्की माउस। अब उसको बना के वो कई प्रोड्यूसर्स के पास गए कि इस कैरेक्टर को लेके हम स्टोरी बनाते हैं। हर स्टूडियो ने रिजेक्ट कर दिया, कोई ना माना। बट जो लोग इसको कई सालों से देख रहे थे, उनको, कुछ लोगों को इसको दया आ गई। उनके फाइनेंशियल ठीक थे, उन्होंने कहा चल यार एक कोशिश हम भी करके देखते हैं, तेरे साथ जुड़ते हैं। उनको थोड़ी सी हेल्प की, चलो करते हैं कोशिश। 6 साल की मेहनत के बाद उन्होंने, 27 साल की उम्र थी तब उनकी, उन्होंने वो उसको लेके एक छोटी सी फिल्म बनाई और उस स्टूडियो पे प्रेजेंट की। वो मिक्की माउस कैरेक्टर ऐसा पॉपुलर हुआ कि उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। पैसे तो जिन्होंने लगाए थे वो सब निकल ही आए। वॉल्ट डिज्नी की ऐसी मार्केट में डिमांड हो गई कि हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता था, हर आदमी मिक्की माउस कैरेक्टर के साथ जुड़ना चाहता था। फिर धीरे धीरे और कैरेक्टर्स भी आए, और वो इतनी ज्यादा सक्सेस मिली कि अल्टीमेट करीब कई साल बाद उन्होंने डिज्नीलैंड यूएस में बनाया, एक जगह लेके। आज डिज्नीलैंड, लोग इंडिया से, दूसरे दुनिया भर से बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं डिज्नीलैंड जरूर जाना है, उनको और कुछ नहीं पता। तो ये सक्सेस है, और इसका रीजन एक है कि आप कभी भी हिम्मत मत मारो, एक तो, और दूसरा ये है निरंतर जो भी आपके अंदर पैशन है उससे लगे रहो। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का पैशन पूरा होता है, बट उस पर लगे रहना ही इसकी सीख है। इसी तरह दूसरे जेंटलमैन है आर्थर एश। ये एक ब्लैक अमेरिकन थे। उस जमाने में अमेरिका में रेसिज्म का बहुत ज्यादा बुरा हाल था। उनको टेनिस खेलने का शौक आया। तो जब टेनिस खेलना शुरू किया तो लोग मजाक बनाते थे कि एक तो ब्लैक अमेरिकन और दूसरा एक गरीब परिवार का, कि तुम क्या खेलोगे। और उन्होंने उस चीज का सामना किया, और टेनिस खेलते में ऐसी महारत हासिल की कि उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। ये दुनिया में अकेले ब्लैक अमेरिकन है जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। उसके बाद वो अच्छा खेलते थे। कुछ सालों बाद अचानक उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनकी बाईपास सर्जरी हुई। बाईपास सर्जरी होने के बाद, ये 1983 की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो बाईपास सर्जरी हुई तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उनको HIV इन्फेक्टेड हो गया। अब HIV इन्फेक्शन जो है उस जमाने में अछूत था, कि HIV का मतलब था एड्स। इसने जरूर कहीं गलत काम किया है, इस वजह से इसको HIV एड्स हो गया, जबकि उन बेचारे का कोई कसूर नहीं था, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ था। अब वो HIV का हालत ये थी, कोई इलाज तो था नहीं, और उसके बाद उनका कैरियर तो हो गया खत्म, और वो HIV से जूझते रहे। कई साल तो वो छुपते रहे कि भाई दुनिया को पता ना चल जाए, क्योंकि जिनको पता चला उनके नियर बाई उन सबने छोड़ दिया, दूर हटते थे। तो कुछ साल के बाद उनको लगा नहीं, ये HIV के बारे में मुझे लोगों को जागरूक करना जरूरी है। तो जो लोग HIV इन्फेक्टेड थे, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन क्लिनिक्स में, ये उनको जाके उनका हौसला बढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ दुख बांटते थे।
लेकिन ये सारा अंदर ही अंदर चलता रहा। 9 साल ये चलता रहा। 9 साल के बाद उनके दिमाग में आया ये सब भी ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और भी करना होगा। तो उन्होंने टेनिस की दुनिया से पैसा तो कमाया था, उन्होंने एक आर्थर एश फाउंडेशन खोली, जो HIV एड्स जो पेशेंट थे, इन्फेक्टेड लोग थे, उनकी मदद के लिए, क्योंकि गरीब तबका जो है वो कुछ नहीं कर पाता, अपना इलाज तक नहीं करा पाता। तो उस फाउंडेशन से उन लोगों का इलाज होता है। आज भी US में आर्थर एश फाउंडेशन चल रही है और बहुत डोनेशन आती है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये मुकद्दर है कि फाउंडेशन शुरू करने के बाद 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है, जब ये HIV से लड़ रहे थे तो एक बार एक इंटरव्यू हुई थी उनकी, तो इंटरव्यूअर ने उसे उनके बारे में सारी बातें करते करते एक चीज पूछी, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी ईश्वर से कंप्लेंट नहीं किया आपने कि मुझे इतना दुख क्यों दिया है? एक तो मुझे ब्लैक बनाया, ऊपर से मुझे रेसिज्म का सामना करना पड़ा सारी जिंदगी, फिर मुझे HIV हो गया जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो आर्थर एश हंस पड़े। उन्होंने कहा नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं की हकदार नहीं हूँ। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा एक बात बताओ, कई करोड़ ब्लैक्स वर्ल्ड में रहते हैं और कई करोड़ लोग टेनिस खेल रहे हैं, उनमें से कितने लोग टेनिस खेल पाए और कितने लोग ग्रैंड स्लैम जीत पाए? मैंने उसके लिए तो ईश्वर को नहीं कहा कि मुझे क्यों चुना, मैं ग्रैंड स्लैम जीत गया। बिल्कुल। तो जब मैं इतने मुझे ईश्वर ने दिया है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए मैं कंप्लेंट नहीं की कि मेरे को ही क्यों चुना, तो इसका मैं हकदार नहीं हूँ। ये भी मेरे कर्मों का फल है, मेरे इस जन्म या पिछले जन्म मैंने कुछ किया होगा जिसका हर्जाना भुगता, बट मैं ईश्वर का ग्रेटफुल हूँ। तो मैं इन स्टोरीज को, ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं बट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मानता हूँ, और अगर आप इनसे कुछ भी सीख सकें, कुछ भी जीवन में रोशनी आ सके तो बहुत 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 बेटर हो सकता है। बहुत इंस्पायरिंग ये जी। स्टोरी। आज इनकी इन स्टोरी की जो सीख है वो आज भी लगता है रिलेवेंट है। जी 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 अब अगला क्वेश्चन, आपने कहा हैप्पीनेस। जी हैप्पीनेस एक चॉइस है जी और इसे डेली प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो इसके बारे में बताइए कि मतलब ये कैसे एक चॉइस है और कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ईश्वर क्या समाज ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, और बात है कि हम पॉजिटिविटीज को छोड़ के नेगेटिविटीज की तरफ जाते हैं। तो यही हाल हैप्पीनेस का है, हम खुशी के मौके छोड़कर हमेशा जो नहीं है हमारे पास उसकी तरफ भागते हैं। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इससे आपको जल्दी को रिलेट कर पाए। एक फार्मर था जिसका ऑर्चर्ड था, जिसके मतलब सेब उगाता था। कई साल से उसके बहुत गंदे सड़े गले सेब की क्वालिटी आती उगते थे और वो बड़ा परेशान था, लेकिन हर साल मेहनत करता था, जैसे कैसे उसका रोड गुजारा चल रहा था। कई साल की मेहनत के बाद कुछ कुदरत का करिश्मा, कुछ उनका कर्मों का खेल था कि वो बहुत ही अच्छी फसल आई, कमाल के अच्छी क्वालिटी के सेब आए। अब लोग उसको बधाइयां दें, खुश हों, बड़ा खुश था। लेकिन एक दिन बाद ही वो अपने बाहर ऑर्चर्ड के बाहर बैठा और फिर यूं मुंह पकड़ के बैठा। उसका फ्रेंड आया, भाई अब तो इस साल तेरे बल्ले बल्ले हो गए, इतनी फसल अच्छी हुई है, तो तू अब क्यों परेशान है? कह रहा यार सब कुछ तो अच्छा है लेकिन एक बड़ी परेशानी हो गई है। तो बोलो क्या हुआ? कह रहे देखो हर साल सड़े गले सेब होते थे, मैं अपने सूरों को भी वही खिला देता था, अब ये सेब इतनी अच्छी क्वालिटी के आ गया, मुझे सूरों को भी यही खिलाने पड़ रहे हैं, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। अब बात ये है कि वो उसने खुशी छोड़ दी, जो नेगेटिविटी उसके साथ अटैच है उसको पकड़ लिया। गुलाब का फूल है, उसके साथ कांटे लगे होते हैं, ये यही प्रतीक है कि हर खुशी का गम के साथ लिंक है, हर सुबह के साथ रात होती है, अच्छे के साथ बुरा होता है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें अटैच है। बट आदमी की अपनी मर्जी है कि चॉइस क्या है, आप क्या लेना चाहते हो। आपने हॉस्पिटैलिटी और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग जैसे टॉपिक पर भी लिखा है, जी तो आपने इनको क्यों जोड़ा? ये बेटर वर्जन बनने में क्या इनकी भूमिका है? जी क्योंकि हॉस्पिटैलिटी जो है, हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बट वो सारा प्रोफेशनल्स का काम है। अब हॉस्पिटैलिटी में आपके हिसाब से क्या क्या आता है? मैं वही बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटैलिटी एक तो इंडस्ट्री है जो प्रोफेशनल्स कहते हैं, बट अब डेली की आप अपनी लाइफ में देखें तो उसमें भी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप मेरे यहाँ आए, मैंने आपको अच्छी तरह रिसीव किया, ये भी हॉस्पिटैलिटी है। बट इसमें भी बहुत लोग चूक कर जाते हैं। मैंने अपनी बुक के जरिए आपको तरीके बताया है कि आप किस तरह एक अच्छा गेस्ट बन सकते हैं, किस तरह अच्छा एक होस्ट बन सकते हैं, और किस तरह किसी कोई आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं
तो किस तरह लोगों को इनवाइट करना है, किस तरह लोगों को रिसीव करना है, ये सब चीजें इस बुक का पार्ट है लेसन्स का। लेकिन मैं नटशेल में एक बात बोलूंगा, आप कई बार एक महसूस करेंगे, घर पे आपके गेस्ट आए, आप उनके साथ 1 घंटा हंस बोल लिए, लेकिन गेस्ट गए और आपने कुछ डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कह दिया। कोई ना, कई बार बहुत घरों में ये डिस्कशन मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उस टाइम तो खुशी खुशी निकल जाते हैं, लेकिन बाद में डिस्कशन होते हैं। और यही गेस्ट भी कार में जा रहा होगा तो ये कहेगा कि उन्होंने ये किया, या उनके घर में ये था, ये मतलब कमियां, कोई ना कोई डिस्प्यूट होंगे। और इसी तरह बुलाने का है। मैंने लोगों को बड़े बड़े अच्छे लाइफ के मतलब एक्सपीरियंस लोगों को देखा है, लोग शादी पे बुलाने जाते हैं, घर आएंगे और वो कार्ड आपका टेबल पे रख देंगे, जो गिफ्ट है वो भी साथ में रख देंगे, जी शादी पे जरूर आइएगा। बातें 4 और होंगी, कुछ और नहीं करके निकल जाएंगे। अगर आप गेस्ट को बुलाना चाहते हो दिल से, तो उसे प्यार से उनको ये जताएं कि आप उनको बुलाना दिल से चाहते हैं और उनकी हाजिरी वहां होनी जरूरी है। ये जताना भी तो जरूरी है। ये तो आप फॉर्मेलिटी पूरी करने आए, कार्ड रखा, डिब्बा रख दिया तो बस हो गया काम। तो जताए कैसे? जताए कैसे? आपने उसको, आपको प्रोग्राम बताइए, आपने कहिए आना जरूरी है। बहुत लोग तो कार्ड रखते हैं, देखिए जगह तो दूर तो बहुत है, रात भी होगी, कोशिश करिए आइए जरूर। लोग ऐसा कह जाते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं चाहते नहीं कि आए। क्या मतलब ये फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप उन्हीं लोगों को बुलाओ ना जिनको दिल से बुलाना चाहते हो। फॉर्मेलिटी का जमाना खत्म है। और आप ये बुक में ये हाईलाइट की चीज गई है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये रिसीविंग का हाल है। अगर आप, ये पुरानी पंजाबी में कहावतें हैं कि फूफा हमेशा नाराज हो जाता है, जीजा नाराज होता जाता है। ये एक्चुअली हमने रिलेशंस को बदनाम किया हुआ है। कोई फूफा नाराज नहीं होता, कोई जीजा नाराज नहीं होता। एक्चुअली हम ही लोग हैं जो गलत हैं। जब आप फंक्शंस कर रहे हो, तो जब एज ए होस्ट आपका काम है सबको वेलकम करना, सबको अटेंशन देना। ये मैं पॉसिबल नहीं मानता हूँ कि अगर आप एक 100 फैमिली को बुला रहे हो तो 100 लोगों से आप इक्वली तो टाइम नहीं दे पाओगे, इतना तो टाइम नहीं होगा। बट आप उनको किसी तरह हर एक को एक स्पेशल फील कराओ, उनको रिसीव करो, किसी को ज्यादा अहमियत देके दूसरे को इग्नोर मत करो। बहुत फंक्शंस भी ऐसा होता है जो आपके घर के लोग हैं नियरेस्ट, जैसे आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर इन लॉ हैं, जैसे फूफा जो कह रहे हैं, तो इस तरह के कुछ नियरेस्ट रिलेशन हैं, लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। जो नए रिलेशन, जो दूर के रिलेशन हैं, उनको उस टाइम वेलकम करने में लग जाते हैं। जो नियर बाई लोग हैं, वो कई जो क्लोज हैं, फंक्शन पे वो भी अहमियत चाहते हैं। बिकॉज दुनिया को तो नहीं पता कि आपका आपस में कितना प्यार है। आप दुनिया में तो अपनी सिस्टर से भी उसी तरह मिलो जैसे लोगों से गले मिल रहे हो, लेकिन सिस्टर घर का पार्ट है, या आपके मतलब इसी क्लोज रिलेशन में जो घर के पार्ट हैं, अगर वो वहीं के वहीं वो उनको आपने होस्ट ही मान लिया, तो दुनिया तो यही सोचेगी दुनिया को क्या नजर आ रहा है, ये दिखावे की दुनिया है सर। आप अगर जिससे गले मिल रहे हो तो दिखावा ही है ना, तो आप हर एक के साथ उस तरह रखिए। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, आप बताइएगा इसका मतलब क्या है। मैंने एक जगह देखा कि कुछ लोग मिलने आए हुए होंगे, वो घर से बाहर निकले, वो 2 कदम ही चले होंगे, दरवाज़ा खपाक से बंद हो गया और आवाज़ आई दूर तक। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो थोड़ी देर 2 मिनट वेट कर सकते थे कि ये थोड़ी दूर चले हैं, वो 2 कदम बाहर निकले, उन्होंने देखा वो खपाक से दरवाज़ा बंद। इसका मतलब तो क्या है कि आप अनइनवाइटेड थे, आप अनवेलकम थे, जो भी आपको दिखाया गया वो दुनियादारी है। नहीं, यही बता रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी दिल से होनी चाहिए, और आप उतने लोगों से निभाओ ना जिन लोगों से निभा सकते हो। एक चीज और मैं बोलूंगा इसमें, अगर आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी सेलिब्रेशन को अच्छा बना सकते हो, तो मैं गुर बताता हूँ। हमारे एक फैमिली में एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, बड़ी कॉमन बात है बड़ी, और लेकिन समझदारी वाली बात है। उन्होंने कहा किसी भी फंक्शन पे जब आप करते हो, बजट बनाते हो, ठीक है, समझ लीजिए 100 रुपए का बजट बनाया, ठीक है। तो आम आदमी ज्यादातर 90% की लोगों की कोशिश होती है उसमें से 5-7 रुपए बचा ले, बजट में कुछ बचत हो जाए। तो होता नहीं ऐसा। बट होता नहीं है, वो जरूरी बात है। बट वो आपका बजट एक्सीड कर जाए, मजबूरी में हो रहा है ना। बट अगर आप मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में ही काम करना है आपने, तो ज्यादातर लोग उसमें 5-7 बचाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह हो जाए। बट मैं आपको ये कहूंगा, उस 100 रुपए की इज्जत खराब कर रहे हो आप। उसकी बजाय उस 100 रुपए में 5-7 रुपए 10 रुपए ऐड कर लो, तो जी मैं इसको बेटर बनाना है, 5-10% एक्स्ट्रा हो जाए, वो 100 रुपए की शान जो है ना आपकी 1000 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो नॉर्मली हो ही जाता है 10-12%। खर्चा जो बढ़ता है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, खर्चा जो बढ़ता है वो आपके आउट ऑफ कंपल्शन बढ़ता है, दिल से बढ़ना चाहिए। जब आप जैसे यहाँ अगर आप कोई आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
वो फूल वाला आया, वो उसने कहा जी ये वाले फूल लगाने हैं, ये करना है, ये करना है, डेकोरेशन करनी है। तो आप उसे कहोगे, उसने कहा जी 50,000 का बजट है, तो आप कहोगे यार तू 30 वाला ही कर दे। खर्चे बढ़ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ आप कोशिश कर रहे हो, राइट? तो अगर आपके दिल में है, तो आप इसको थोड़ा-सा कहो यार बेटर कर दे, पैसे थोड़े कम कर ले, वो तो हो सकता है। बट बेटरमेंट की बात है, ये मैं जस्ट एक डेकोरेशन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसमें आप 4 डिश स्वीट डिश डाल रहे हो, तो आप सोचते हो यार 1 डिश कम कर देता हूँ तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन खाने वाले यही सोचेंगे वो चीज़ नहीं थी। आप 4 की जगह 1 डिश बढ़ा दो, खर्चा थोड़ा-सा बढ़ेगा, बट आपके उस ₹100 की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने इस किताब में रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के बारे में भी लिखा है, तो ये आपने क्यों इंक्लूड किया? इसकी रिलेवेंस क्या है? हम जब ड्राइव करते हैं, तो हमेशा कमियाँ निकालते रहते हैं कि हर बंदा टेढ़ा निकल रहा है, लेन ड्राइविंग फॉलो नहीं हो रही, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, कोई स्पीड आगे-पीछे निकल रहा है। लेकिन अगर हम खुद फॉलो करें, तब हम कंप्लेंट के हकदार हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अगर खुद फॉलो करोगे, तो हो सकता है आपको देख के कोई और भी फॉलो करने लग जाए। ये एक्चुअली ट्रैफिक में भेड़-चाल है। अगर आप एक रोड पे ट्रैफिक अटक गया है, तो नॉर्मली आप देखेंगे रॉन्ग साइड से लोग जाना शुरू कर देंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो आम ठीक है? बात है। आम बात है। वो एक जाता है तो एक को देख के दूसरा चला जाता है कि वो निकल गया, अब घर वाले भी कहते हैं उसको भी इधर से निकल ले। एक ज़माना था, पहले साइकिल या जो रिक्शा वाले हैं, जो पैर से रिक्शा चलाते हैं, वो निकलते थे। फिर टू व्हीलर वाले आने शुरू हो गए, फिर छोटी गाड़ियाँ, अब तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी रॉन्ग साइड से निकल जाती हैं, परवाह नहीं करता कोई। आजकल पावर स्टीयरिंग है, तो गाड़ी निकालना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग का मतलब क्या है कि आप कम से कम वो गलती ना करो जो सारे कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट कहीं तो मिलेगा। इसका बेटर वर्ज़न से क्या असर पड़ेगा? बेटर वर्ज़न अगर आप रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करेंगे, तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो ना। और खाली रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग से नहीं रिलेटेड है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, डिसिप्लिन्ड बनोगे, तो वो फैक्टर आपकी लाइफ में वो भी करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिक वर्जन क्या है? बेटर वर्जन का मतलब है अपने पूरे ऑल राउंड मैंने अपने अंदर ग्रोथ करनी है, अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, अपने आप को बेटर बनाना है। जो कंप्लेंट में लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो काम मैं खुद ना करूँ। बेटर वर्जन का मतलब यही है। अनिल जी, ये बताइए, आपने बुक्स में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों के बारे में डिस्कस किया है, तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी डिफरेंस है। और आम इंसान जो है वो दोनों चीज़ों को सेम मानते हैं ज़्यादातर लोग। रिलीजन जो है वो रूल्स और कुछ बाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। नियम है बाकायदा कि किस तरह आप पूजा कर सकते हो और किस तरह क्या-क्या काम पूजा के टाइम पे नहीं करने, किस तरह भगवान को याद करना है, किस तरह मंदिर में आपने करना है। ये सारी चीज़ें रूल्स के अंदर रिलीजन पूरा बंधा हुआ है। रिलीजन डूज़ एंड डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी इन बॉन्डेजेस से बाहर है। उसमें है सिर्फ भगवान से, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। उसमें कोई रूल्स नहीं है। आप भगवान को कभी भी, कहीं भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें एंटायरली डिफरेंट हैं, कई लेवल्स पे जुड़ी भी हुई हैं, बट अपना-अपना ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने का तरीका है। तो ये सेल्फ वर्जन, अपना सेल्फ बेटर वर्जन बनने से इनका क्या तात्पर्य है? स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, ईश्वर का धन्यवाद करना दिल से और ईश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ना। जब आप ईश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आती है। और दूसरा ये है गलत काम, गलत विचार अपने आप बाहर होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप ग्रैटिट्यूड आपको होना शुरू होता है, फ़ील करना शुरू करते हो, तो आप खुश रहना शुरू करते हो। बिकॉज़ आप जब धन्यवाद करोगे तो नाराज़ तो नहीं होगे ना ईश्वर से। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेट अपने आप को बेटर बनाने की और ये स्टेप है। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, जी। इसको स्थायी बनाने के लिए जब तक मोटिवेशन स्थायी नहीं होगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं सकता। जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई सुझाव देंगे इसके बारे में? जी। मोटिवेशन नॉर्मली बड़ा लोग शॉर्ट प्रोसेस समझते हैं कि अचानक कोई यूट्यूब वीडियो देखा या अचानक किसी को देखा, तो उन्हें लगा कि बस मैं मोटिवेटेड हो गया, अब मैं ये करूँगा। एक दिन में रिज़ल्ट आता नहीं है और अगले दिन फिर वापस छूट जाते हैं, फिर कोई और चीज़ देखते हैं तो फिर किसी और तरफ चले जाते हैं। मोटिवेशन का एक्चुअल अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो जो भी चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है, आप उसको एक गोल मान के चलो। उस तरफ की आप चलने को जर्नी मान के चलो। उसमें क्या है कि आप उस पे स्टेप पे पहुँचने के लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप लेने होंगे। आप उसको पेन डाउन करो, लिखो कि ये मैं उसमें क्या-क्या हो सकता है और सारा कुछ एक ही दिन में इम्प्लीमेंट मत करो।
आप उसको एक एक स्टेप, छोटी छोटी आदतें डालो धीरे धीरे, फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और फिर आप ये स्थायी हो जाएगा, जो टेम्परेरी नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, एक रोड मैप बनाओ जी कि मुझे वहां तक पहुंचना है, ये काम करना है, तो जी। इसके लिए मुझे ये स्टेप लेने होंगे जी और उनको 1 बाय 1 लेते रहो। जी, जी। तो कंसिस्टेंटली लेते रहो। आज का आखिरी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि डेली लाइफ में मिसयूज होने वाला कौन सा एक शब्द है और वो क्यों मिसयूज होता है? ये मोस्ट मिसयूज वर्ड है जी, लव। हम बहुत आसानी से कह देते हैं आई लव पिज्जा, आई लव आइसक्रीम, या आई लव यू बहुत आसानी से हर रिलेशन में किसी को भी कह देते हैं, बट इसका गूढ़ मीनिंग किसी ने नहीं जाना, बहुत कम लोग जानते हैं या निभाते हैं। लाइक और लव एक जैसे नहीं है। जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो या कोई चीज पसंद करते हो, दैट डजंट मीन कि आप उसके साथ लव कर रहे हो। ये एक लाइक को हमने वर्ड रिप्लेस कर दिया लव से। लव का मतलब है आप एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपसे लव करता हूं तो मुझे आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां सारी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर मैं उस लव को निभा भी पाऊं, जज ना बनूं। तो ये बड़ा क्रूड डीप मीनिंग है, लेकिन हम डेली लाइफ में इसको मिसयूज करते जा रहे हैं और अल्टीमेट धीरे धीरे लव अपना एक्चुअल मीनिंग भूलता जा रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है जो लाइक शब्द है उसको हमने लव से रिप्लेस कर दिया है। जी 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 या जिसे हमें कहना था आई लाइक यू, उसको हम कहते हैं आई लव यू। जी, मिसयूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इस पॉडकास्ट के सबसे लास्ट सेक्शन में हैं। इसमें मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। आपको एक बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है, 1 शब्द, 2 शब्द, मैक्सिमम 3 शब्द, और पूरी ऊर्जा के साथ। अनिल जी, आपकी फेवरेट किताब, उन किताबों को छोड़ के जो आपने लिखी है। जी, द अल्केमिस्ट। बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक। कंट्रोलिंग द चिल्ड्रन। हैप्पीनेस इज इक्वल टू चॉइस। अगर आप ऑथर नहीं होते तो क्या होते? काउंसलर। क्या बात है। लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढना मेरा काम है। पेरेंटिंग इन 1 लाइन। नर्चर द चाइल्ड। स्पिरिचुअलिटी इन 1 वर्ड। कनेक्शन। मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर इन योर लाइफ। वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। चलो इसको बाद में समझेंगे। जी 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 जी। डेली मोटिवेशनल कोट। बुराई से नफरत करें, बुरे से नहीं। बिगेस्ट रोल मॉडल। लेकिन मैं रोल मॉडल थोड़ा वेग टर्म में बांधता हूँ। मेरे 3 इंस्पायरिंग फिगर्स हैं, एक विवेकानंद जी, एक महात्मा बुद्ध, और एक बुल्ले शाह जी। ये तीनों अलग अलग फील्ड पे लेता हूँ मैं इनको, और मैं इन तीनों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। 1 मैसेज फॉर 25 इयर्स ओल्ड यंग। आज की जनरेशन में कहूँगा उनको छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, छोटी छोटी आदत डालें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। उस छोटे स्टेप से ही उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और अपना बेटर वर्जन बनेगा। और ये रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है, जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सीख जो आपने अब तक अपनी जीवन यात्रा में सीखी है। एक तो ये है कि रोल मॉडल अगर किसी को बनाना है तो किसी सुपर डुपर फिगर को बनाओ, जैसे एलन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। ऐसे लोग बनाओ जिनको आप पता है कि आप सेम बन नहीं सकते, बट उस लाइफ को अपना लाइफ पाथ चुन सकते हो। और अगर जेलसी भी करनी है तो आप इन्हीं लोगों से करो। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जेलसी का पार्ट खत्म हो जाएगा और हताशा का भी पार्ट खत्म हो जाएगा। धन्यवाद अनिल जी, बहुत ही अद्भुत आपसे कन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आपसे एक पॉडकास्ट रखना चाहेंगे एक नए टॉपिक पे। जरूर। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कौन सी 2 बातों ने आपको सबसे अधिक आकर्षित किया? इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे इंस्पायरिंग एजुकेशनल पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता है। आज की कन्वर्सेशन बहुत ही शानदार रही। आज अनिल जी ने 2 किताबें लिखी हैं, पेरेंटिंग, एम्पावर्ड पेरेंटिंग एंड टू बिकम योर बेटर वर्जन। ये दोनों ही किताबें पेरेंट्स और प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए, और ये दोनों किताबें उनके लिए एक रोड मैप सिद्ध हो सकती हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक शानदार एजुकेशनल पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।